बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। धातु और अधातु, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम लोग धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण एक और टाइप का देख रहे हैं कि ये जो हमारे जो धातु और अधातु हैं, ये विभिन्न रसायनों से किस प्रकार एक अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए अपना सेशन में, इस समय हम लोग अपने सेशन में बुक खोलते हैं। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो धातु हैं इनकी अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया होती है। आज हम लोग एक चीज और देखते हैं कि उनके अम्ल के साथ तो पढ़ ली, लेकिन धातु और अधातु की क्षारों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है। तो इसमें हम लोग हमने जैसे पहले अम्ल लिया था HCl और H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो हम क्षार ले रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें जब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग जब धातु और इनके अधातुओं से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये आपका बहुत शॉर्ट में इसमें समझा रखा है। हमें इसमें भी पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। इसमें कैसे पॉप की ध्वनि सुनाई देगी। हम जब कोई भी मेटल है ना, कोई भी हमारा जो धातु है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर आयरन लिया था, है ना, हमने मैग्नीशियम लिया था, हमने एल्यूमिनियम लिया था। ये कोई भी धातु है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पहले समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, हाइड्रोजन है ना उसमें। तो जब हमारा मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, उसमें से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोजन का है वो उसको रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है। इस कारण हमें पॉप साउंड सुनाई देती है। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अधातुओं के क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल है। तो ये इतना आसानी से नहीं होती है, इनमें टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ मेंटेन करना होता है, तब रिएक्शन होती है। तो ये आपका समझ लीजिए अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। आप जब बड़े क्लासेस में और जाएंगे 10th-12th में, तो इनका और हम एक डिटेल में समझेंगे। तो अभी आपको ये इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि किस प्रकार जो हमारे धातु और अधातु हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। और अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये जो ऐसा मैंने आपको पहले, इससे पहले वाले सेशन में कहा था कि मैं आपको एक थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज से समझाऊंगी, तो वो अभी मैं दिखाऊंगी। लेकिन इसमें पहले देख लीजिए कि हम इसमें 5 बीकर लेते हैं और फिर हम इनको चिन्हित कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहचानना होता है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये इसमें हमने ABCD इनके नाम दे दिए। और प्रत्येक बीकर में क्या है, वो जैसे इसमें लिखा है कि दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए कि हमारा जो बीकर A है, इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक डाला हुआ है। बीकर B में हमने कॉपर सल्फेट और आयरन डाल रखा है। बीकर C में हमने जिंक सल्फेट और कॉपर डाल रखा है। बीकर D में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन डाल रखी है। और बीकर E में जिंक सल्फेट और लोहे की कील डाल रखी है। देखिए यहाँ पे तो लोहे की कील भी दिखाई दे रही है। इस प्रकार हमने अलग अलग ये 5 बीकर लिए हैं और इसमें जो हमारा अलग अलग कहें हमारे कंटेंट्स हैं। अब आप देखें यहाँ पे वो जो दिखा रहे हैं, यहाँ हमें देखिए नीला रंग है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो गया है, पेल ब्लू सा वैसा हो गया है, और अगर कहें तो थोड़ा ग्रेश सा भी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं दूसरा जो है, जब कॉपर सल्फेट की आयरन से के साथ हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया है, थोड़ा हरे रंग का। लेकिन इन 3 में हम देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इन 2 में जो परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कॉपर सल्फेट की जब जिंक से रिएक्शन हुई तो जिंक सल्फेट बन गया, मींस कॉपर को उसने अलग कर दिया। और कॉपर सल्फेट की जब आयरन से हुई तो आयरन सल्फेट बन गया FeSO4 और कॉपर सेपरेट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि ये, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो बन सकता है,
तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है कि जिंक सेपरेट होके कॉपर सल्फेट बन जाए, या इसमें भी, या यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाए? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसको मैं अभी आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज से समझाती हूँ। सो बच्चों, पहले हम ये रिएक्टिविटी सीरीज समझते हैं, फिर आपका चैप्टर में आगे चलते हैं। तो देखिए, ये ना केमिस्ट्री में इसको कहती है रिएक्टिविटी सीरीज, और इसमें हमारा ये देखिए, ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये मेन उन्होंने दे रखे हैं, और इसमें जो ऊपर है ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनका बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये हमारे कम रिएक्टिव होते हैं। पहली बात तो ये है। फिर हम ये देखिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का दे रखा है, तो अभी कार्बन आपका एक सिलेबस से कुछ ऐसा रिलेटेड नहीं है, तो मैं अभी आपको पहले हाइड्रोजन के उससे बताती हूँ कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं, तो वो क्या होता है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव का अर्थ है जो हाइड्रोजन के ऊपर है। तो ये जब भी हमारा कोई ऐसा एक केमिकल मिलता है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इनमें से कोई भी आपका एक कंपाउंड है, तो वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। तो जैसे हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका रिएक्शन देखा था, और जब हम एसिड की बात कर रहे थे कि HCl है, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, तो उन्होंने क्या करा कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया और नया कंपाउंड बना दिया। अब जैसे हम इनमें देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये विस्थापन अभिक्रियाएं चल रही हैं। एक मेटल दूसरे मेटल को हटाकर जो अपना एक नया कंपाउंड बना रहा है, तो ये विस्थापित कर रहा है एक मेटल दूसरे मेटल को। तो यहाँ देख रहे हैं हम कॉपर सल्फेट और जिंक। तो देखिए, कॉपर कहाँ है यहाँ पे, ये है ना, ये कॉपर सल्फेट का हमारा एक सॉल्यूशन था, और जिंक के साथ उसकी रिएक्शन हो रही थी। जिंक कॉपर से ऊपर है, तो इसलिए जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने जिंक ने कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को सेपरेट कर दिया। अब हम देखते हैं कॉपर सल्फेट और आयरन। तो आयरन भी क्या है, Fe ऊपर है कॉपर से, तो Fe ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिलीज करा, और Fe और SO4 बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। अब हम देखते हैं, अगर हमारा जिंक सल्फेट का है, हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसमें हमने कॉपर डाला, तो कॉपर जो है वो जिंक के नीचे है, तो एक जिंक से नीचे है, तो अगर ये नीचे है, तो ये कॉपर क्या है, अपने से हाईली रिएक्टिव को नहीं हटा सकता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही है। ऐसे ही कॉपर आयरन से नीचे है, तो कॉपर आयरन को नहीं निकाल सकता है। और अगर आयरन और जिंक की बात कर रहे हैं, है ना, तो आयरन ये है, जिंक ये है, तो आयरन क्या है, जिंक के नीचे है, इसलिए आयरन जो है वो जिंक को नहीं अलग कर सकता है। तो ये इस कारण क्या होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो जो इनका सॉल्यूशन है उसमें से आयरन या जिंक को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये इन दो में, क्योंकि ये रिएक्टिविटी जिंक कॉपर से ज्यादा है, इसलिए वो कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट या आयरन सल्फेट बन जाता है। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रियाएं के एक मेटल दूसरे को हटाए। लेकिन वो कब हो सकता है, जब वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो। ये बात क्लियर हुई? चलिए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। सो बच्चों, जो मैंने आपको समझाया वह यही सेम चीज यहाँ पे लिख रखी है, तो आप बुक से भी समझ लीजिए कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से स्थापित करता है, और बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमने अभी जो ये अभिक्रियाएं देखी, ये सारा देखा कि किस प्रकार हमारा ये रिएक्शन होके एक विस्थापन हो रहा है, एक मेटल दूसरे की जगह ले रहा है। तो और यही यहाँ पे जो मैंने आपको अभी पूरा अपने स्लाइड की हेल्प से समझाया है, सेम यहाँ लिखा है।
कि जैसा यहाँ पे देखिए ये भी है कि जो ये मैंने अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई है, ये एक नियम है और इस नियम के अकॉर्डिंग ही रिएक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मिलाएं और कुछ भी किसी को विस्थापित कर दे। एक अधिक, यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं। क्लियर हो गया? तो जो मैंने आपको एक ओरल समझाया था, ये आपकी लैंग्वेज मिल गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये बस मोटी सी ये बात है कि जो अधिक अभिक्रियाशील हमारी धातु है, वो कम अभिक्रिया धातु को विस्थापित कर सकती है। ये बात आई आपको समझ में? सो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कैसे विस्थापन हमारी अभिक्रियाएं होती हैं और एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी क्या है कि वो धातु जिस धातु को विस्थापित करना चाहती है उससे ज्यादा अभिक्रियाशील हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसको अभी आपके वैसे इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अभी से देखेंगे तो आगे जब आपके और बड़े क्लासेस में जाएंगे तब इससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। उससे रिलेटेड कोई और प्रश्न है तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में इस चैप्टर का नया एक और टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।